जय हिंद साथियों। तो हम आपको तैयारी करा रहे हैं सीटेट एग्जाम 2022 की, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जिसमें हम देखने वाले हैं पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? वो पदार्थ कौन सा है जो जैव अपघट्य है? ऑप्शन नंबर ए का पॉलीथीन, प्लास्टिक, सीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जैव अपघट्य पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो जानते हैं इनमें से कौन से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। पॉलीथीन नष्ट नहीं होती है, प्लास्टिक भी नष्ट नहीं होती है और सीसा भी नष्ट नहीं होता है। तो इनमें से कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो जैव अपघट्य पदार्थ हो। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, डचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर सिक्किम में? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 जम्मू एवं कश्मीर में। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1981 में हुई थी। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1981 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा ने, किरण बेदी ने, मेधा पाटेकर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा ने वर्ष 1973 में की थी। यह आंदोलन वृक्षों के कटाई के विरोध में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में साथियों व्यक्तियों ने वृक्षों से चिपककर उनको काटने का विरोध किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आज के प्रैक्टिस सेट का, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1970 में, 2011 में, 1973 में या फिर 2007 में? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 1973 में। साथियों बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और इसकी संख्या को बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी। तो सभी साथियों को ध्यान रखना है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यूके उत्तराखंड राज्य में यह राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 2.15%, 97.2%, 0.65% या फिर 0.00%? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 0.65%। समुद्र का केवल 0.65% जल ही पीने योग्य है। बाकी सारा जल समुद्र में घुले लवणों के कारण खारा है, इसलिए वो पीने योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, BOD5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स? तो BOD5 का पूर्ण रूप क्या है? साथ ही पहले BOD को समझ लेते हैं। BOD एक ऐसा मापन है जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। ये जल में ऑक्सीजन मात्रा को मापने की इकाई है। तो BOD5 होगा साथियों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? ऑप्शन नंबर 1 गामा रेडिएशन, UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंफ्रारेड रेडिएशन। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथ ही UV इसका आंसर नहीं होगा। पहले समझ लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। साथियों कुछ गैसें होती है वायुमंडल में जो पृथ्वी पर आने वाली प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने तो देती हैं, लेकिन जब वो किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस जाती हैं तो उनको जाने से रोक देती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। तो इसकी वजह से होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। UV रेडिएशन इसकी वजह से नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्म काल में सुबह के समय, ग्रीष्म काल में दिन में, शीतकाल में दिन के समय या फिर शीतकाल में सुबह के समय? तो क्वेश्चन नंबर 8 लंदन धूम्र कब पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, शीतकाल में सुबह के समय। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों शीतकालीन मौसम में सुबह कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण, कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम्र कहलाता है। इस तरह की स्थिति साथियों पहली बार लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से लंदन धूम्र नाम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवीय भवमंडल, ऑप्शन नंबर 2 ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ए व बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवीय भवमंडल, उसको ध्रुवीय भवमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाले परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम कहा जाता है साथियों क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने वाली पवन धारा को जेट स्ट्रीम हम कहते हैं। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में लगभग 200 डिग्री अक्षांश पर होता है, दोनों 200 डिग्री अक्षांशों के बीच में होता है। इसके फलस्वरूप समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता के कारण एक भवमंडल उठता है जिसे ध्रुवीय भवमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है आज के प्रैक्टिस सेट का, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों पर्यावरण अध्ययन की क्लास में ये। इसका ऑप्शन नंबर 1 है फास्जीन, मेथेन, मेथिल आइसोसाइनेट या फिर मेथिल एमाइन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिथाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 में हुई थी और यह घटना पेस्टिसाइड कंपनी में हुई थी। पेस्टिसाइड कंपनी में यह घटना हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था जो कि एक खतरनाक और विषैली गैस है। साथियों समझ लेते हैं बाकी गैसों के बारे में। फास्जीन भी एक जहरीली गैस है जिसका फॉर्मूला होता है PH3, मीथेन CH4, मेथिल एमाइन CH3NH2, ये इनके फॉर्मूले होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। श्वेत फेफड़ा कैंसर किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर 1 का पेपर से, एस्बेस्टस से, टेक्सटाइल से या फिर सिलिका से। तो साथियों टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण इकट्ठे हो जाते हैं जो सांस द्वारा उनके अंदर चले जाते हैं और इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 टेक्सटाइल से। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? कौन सी गैस आसानी से हीमोग्लोबिन से बंध बनाती है? ऑप्शन नंबर 1 है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों ऑक्सीजन से भी ज्यादा बंध बनाने की संलग्नता रखती है हीमोग्लोबिन के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 26 अगस्त 1945 को, 16 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को या फिर 8 अगस्त 1945 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। साथियों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के एक शहर है हिरोशिमा, उस पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिया था। इसके मात्र 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को जापान का एक दूसरा शहर था जिसका नाम था नागासाकी, उस पर परमाणु बम गिरा दिया था दूसरा, जिससे वहां पर रेडिएशन इतना बढ़ गया था कि आज भी वहां के बच्चे अपंग पैदा होते हैं। साथियों ये रेडिएशन बहुत ही खतरनाक होता है। इस घटना से त्रस्त होकर जापान ने अपनी कोई भी सैन्य शक्ति रखने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि अगर कोई देश हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है तो हम कोई भी सैन्य शक्ति, हम कोई भी आर्म्ड फोर्सेज, कोई भी सेना नहीं रखेंगे। तो इसकी जिम्मेदारी ली थी खुद अमेरिका ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। तो आज भी जापान की कोई सेना नहीं है, वहां पर अमेरिका के ही सेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, कि वहां पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं? ऑप्शन नंबर 1 1994 में, 2004 में, 1984 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 1994 में। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकरण के बढ़ने से वायु प्रदूषण
तथा अम्ल वर्षा के प्रभाव से, वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के प्रभाव से ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा है तथा उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा, उसकी चमक कम होती जा रही है। इसे देखते हुए वर्ष 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का आदेश दिया था। हरित क्षेत्र जिसमें कि पेड़ पौधे लगाने का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15 आज के प्रैक्टिस सेट का। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में या फिर केरल में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरल में। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 16 आज के प्रैक्टिस सेट का। कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है साइक्लोन कलेक्टर, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, फैब्रिक फिल्टर या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण या फिर किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों, बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 बी और सी दोनों। पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकरों का प्रयोग, ये दोनों ही 2001 नियम के विरुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 18 आज के प्रैक्टिस सेट का। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। IUCN के द्वारा कौन सी पुस्तक दी गई है संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं रेड डाटा बुक, श्वेत डाटा बुक, नील डाटा बुक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN की फुल फॉर्म होती है। IUCN साथियों UN की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो रेड बुक प्रदर्शित करती है। और रेड बुक का प्रारंभ साथियों 1964 में किया गया था। सर्वप्रथम रेड बुक 1964 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 19 आज के प्रैक्टिस सेट का। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बिश्नोई संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है भजनलाल के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, गुरु जम्बेश्वर के द्वारा या फिर जोधपुर के राजा के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु जम्बेश्वर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना गुरु जम्बेश्वर, जिनका दूसरा नाम है साथियों उनको गुरु जम्भोजी, गुरु जम्भोजी भी इनको कहा जाता है। इनके द्वारा 15वीं शताब्दी में राजस्थान में की गई थी। इस समुदाय की स्थापना राजस्थान में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 20 आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? कौन सी गैस की वजह से ये सारी घटनाएं घटित होती हैं कि पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां गिर जाती हैं और आकार में छोटी भी हो जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, NO नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों आपने देखा भी होगा कि जब कहीं पर आग जल रही होती है तो अगर उसके ऊपर कोई हरा पेड़ पौधा है, उसकी पत्तियां उसके धुएं से अपने आप सूख जाती हैं, सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं और बाद में गिर जाती हैं, चाहे आग उन तक नहीं पहुंच रही हो, सिर्फ धुएं से। क्योंकि साथियों धुओं में CO गैस होती है सबसे ज्यादा मात्रा में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस धुएं में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जिसकी वजह से इस गैस की मात्रा अधिक होने की वजह से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी होकर गिर जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 21 है। पानी में पाए जाने वाले रेडियोसैकेरिया पदार्थ के अंश के कारण बनता है, इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? आंख से पानी आ जाता है, कैंसर हो जाता है, DNA विखंडन हो जाता है या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों रेडियोसैकेरिया युक्त जल पीने से मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से संक्रमित हो जाता है, जिनमें से आंखों से पानी गिरना नॉर्मल है, कैंसर होने की संभावना है और आनुवांशिक लक्षणों पर भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 22 आज के प्रैक्टिस सेट का। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है?
29.47%, 33.47%, 22.47% या फिर 19.47%। तो भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, 19.47% भाग पर। और ये रिपोर्ट साथियों 2007 के अनुसार है। अगर बात करें 2011 के अनुसार तो भारत के लगभग 21% भूभाग पर वन है 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया कि 2011 में 21% भूभाग पर जल है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 आज के प्रैक्टिस सेट का। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। साथियों वर्तमान में ऐसी 4 गैसें हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। वो पहले नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरे नंबर पर आती है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मीथेन और सबसे खतरनाक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 4 गैसें अभी फिलहाल में ऐसी है जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 आज के प्रैक्टिस सेट का। इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? अभी हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी गैसों से विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, तो वही हमें इसमें बताना है कि कौन कौन जिम्मेदार है। मीथेन ये भी जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये भी जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 25 है। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है? H2SO4, HNO3, CH3COOH या फिर ऑप्शन नंबर A और B दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 A और B दोनों। H2SO4 और HNO3 इन दोनों की वजह से ही अम्ल वर्षा होती है। SO2 साथियों पर्यावरण में SO2 गैस होती है जो प्रदूषण से उत्पन्न होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये वर्षा के जल के साथ मिलकर H2SO4 और HNO3 का निर्माण कर लेती है, जो अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस बरस जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है 400 DU, 800 DU, 200 DU या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 200 DU। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों पहले समझ लेते हैं ये DU है क्या। ओजोन परत की सांद्रता मापने की इकाई है कि ओजोन परत कितनी मोटी है कितनी पतली है, उसको बोला जाता है DU, यानी कि डोब्सन यूनिट। डोब्सन यूनिट DU की फुल फॉर्म होती है डोब्सन यूनिट। तो इससे डोब्सन यूनिट से मापी जाती है साथियों ओजोन परत की सांद्रता। अगर ये सांद्रता 200 DU से नीचे आ जाती है तो हम कहते हैं कि ओजोन परत में छिद्र हो गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 आज के प्रैक्टिस सेट का। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समर्पित है, जो सरकारी संस्था नहीं है लेकिन वन्य जीव संरक्षण पर कार्य कर रही है। ऑप्शन नंबर 1 भारतीय वन्य जीव बोर्ड, WWF फॉर नेचर भारत, राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानव अधिकार सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 25। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकारों की धर्म, चाहे धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के विभेद के बिना समान रूप से समानता का अवसर प्रदान करता है अनुच्छेद 15। इस पर साथियों एक फिल्म भी बनी हुई है आर्टिकल 15 के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है। 10% नियम दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 10% नियम किसके द्वारा दिया गया है? गोल्डमान के द्वारा, लिंडमान के द्वारा, बेकमैन के द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 लिंडमान के द्वारा यह नियम दिया गया है। साथियों 10% नियम लिंडमान द्वारा सन 1942 में दिया गया था। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा उपभोग से यह नियम संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। यह कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1969 में, 1967 में, 1971 में या फिर 1973 में। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको हमें खुद कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो
तो ये थे साथियों हमारे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे हमारे साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।